वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए थे उनमें से सेट डी कर रहे हैं। उससे पहले हम सेट ए, बी और सी कर चुके हैं। साथ में हमने जो ओल्ड पेपर है 2023 का एनुअल एग्जाम आया था उसको भी कवर किया है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, कीमत नियंत्रण। What is price theory called? मैक्रोइकोनॉमिक्स, माइक्रोइकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, प्राइस कंट्रोल। हम जानते हैं जो कीमत सिद्धांत है उसका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो कीमत सिद्धांत है। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन जनरल डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं जो प्रतिस्थापन की दर है वो घटती है, क्योंकि जो प्रतिस्थापन की दर है वो हमारे इंडिफरेंस कर्व से शो होती है और जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए जो प्रतिस्थापन दर है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, ओ एक्स के समानांतर, ओ वाई के समानांतर। इन द केस ऑफ ग्रिफिन गुड ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पैरेलल ऑफ ओ एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम जानते हैं ग्रिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम जिन पर लागू होता है उनकी जो डिमांड कर्व वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो इसके अपोजिट जो ग्रिफिन वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए उनकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। ग्रिफिन वस्तु की स्थिति में जो मांग वक्र का ढलान होता है वो धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए कीमत रेखा क्षैतिज सरल रेखा होती है? तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी बाजार है जिसमें जो कीमत रेखा यानी कि जो ए आर है हमारा वो ओ वाई के ओ एक्स के पैरेलल होता है। तो ऑप्शन है एकाधिकारी, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। इन विच मार्केट द प्राइस लाइन इन द ऑफ द फर्म ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर ऑलवेज इक्वल टू ओ वाई, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें ए आर एम आर के इक्वल होता है और वो ओ एक्स के पैरेलल होते हैं। तो जो ए आर है उसे ही हम कीमत रेखा बोलते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा बी, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अकेली वस्तु की मांग करती है, अकेली वस्तु की आपूर्ति करती है। वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों द्वारा होता है, सरकार द्वारा किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड इन परफेक्ट कंपटीशन इज डन ओनली बाय द डिमांड ऑफ गुड, इज डन बाय ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर गवर्नमेंट। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो किसी भी वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है वो उसकी डिमांड और सप्लाई से होती है। डिमांड यानी कि मांग है और जो पूर्ति है वहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वहीं प्राइस का निर्धारण होता है और क्वांटिटी भी वहीं डिसाइड होती है जहाँ किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है परफेक्ट कंपटीशन में। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों द्वारा किया जाता है। प्राइस विल बी डिटरमाइंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता संतुलन के तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता की माप की अवधारणा किस पर आधारित है? क्रमवाचक है या प्रमुखता है? तो जो हम जानते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन का इंडिफरेंस कर्व है यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो क्रमवाचक पर डिपेंड न होकर
प्रमुखता है। क्रमवाचक तो ऐसी संख्या होती है जिसको आप गिन सकते हो 1 2 3, यानी कि वस्तुओं से आपको कैसे यूटिलिटी मिली है आप उनको काउंट कर सकते हो। लेकिन इंडिफरेंस क्रम में हम यूटिलिटी को काउंट नहीं करते। जो उपभोक्ता संतुलन है तटस्थता वक्र पर, वो प्रमुखता पर आधारित है। इन एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड इन द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑन द ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 7, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? कीमत में चेंज होने से, यानी कि जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में जो चेंज होता है वो कीमत की वजह से होता है तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। व्हेन द सप्लाई इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8, घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइड इन शॉर्ट रन। घटते बढ़ते अनुपात का नियम है जो वो अल्पकाल में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से बचा जा सकता है। परिवर्तनशील नियम यानी कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम। घटते बढ़ते अनुपात का नियम हमें बताता है कि जब हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, उसके बाद घटना शुरू होता है। ये उत्पादन की 3 स्टेजेस को शो करता है, 3 अवस्थाओं को शो करता है। और ये जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है वो हमेशा लागू होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो जो ये असरेशन है, अभिकथन है, वो रोंग है। कारण है तकनीकी में सुधार के साथ हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम को स्थगित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। घटते बढ़ते अनुपात के नियम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये इसको अवॉइडेड नहीं किया जा सकता है। इन इट इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी वी कैन पोस्टपोन द लॉ ऑफ वेरिएबल। लॉ को पोस्टपोन किया जा सकता है लेकिन अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो जो एसरेशन है वो गलत है, जो रीजनिंग है वो बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब सीमांत उपयोगिता सकारात्मक है यानी कि धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की ढलान है, ये भी सही है, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी है वो किस तरह मूवमेंट करती है वो डिपेंड करता है मार्जिन यूटिलिटी पर। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, उसके बाद स्थिर रहती है और फिर घटना शुरू हो जाती है। ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तो जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ती है, और जब मार्जिन यूटिलिटी 0 होती है उस टाइम पर जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। और जैसे ही जो टोटल यूटिलिटी है वो घटना शुरू करती है तो मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। तो दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो असरेशन है कि सही व्याख्या कर रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स शुद्ध निवेश बराबर होता है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू। तो जो हम जानते हैं कि जो शुद्ध निवेश है वो होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष कैसा होता है? अधिक व्यापक, कम व्यापक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपेयर टू ट्रेड बैलेंस। हम जानते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी व्यापक होती है, यानी बड़ा कंसेप्ट है। ट्रेड बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, अधिक व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विनिमय दर से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसी के रूप में कीमत से है, विनिमय के अनुपात से है, ए और बी दोनों वस्तु विनिमय से है। एक्सचेंज रेट रेफर टू द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज फ्रॉम द प्राइस इज एक्सचेंज रेशो बोथ ए बी इज फ्रॉम बार्टर। तो जो आंसर है वो है एक्सचेंज रेट। जो विनिमय दर है वो एक वस्तु का एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा यानी कि करेंसी के रूप में विनिमय का अनुपात होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कर एक है, ऐच्छिक भुगतान, अनिवार्य भुगतान, कानूनी भुगतान नहीं है, उपरोक्त सभी।
टैक्स इज ऑप्शनल पेमेंट, मैंडेटरी पेमेंट, इट नॉट लीगल पेमेंट, ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं जो टैक्स है यानी कि जो कर है वो एक अनिवार्य भुगतान है और ये कानूनी भुगतान है क्योंकि सरकार द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। तो जो टैक्स है वो मैंडेटरी भुगतान है जो एक करदाता को देना ही पड़ता है क्योंकि ये लीगल है, सरकार ने जिसको लगा दिया है उसको वो कर देना पड़ेगा। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, मैंडेटरी पेमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, सस्ती मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है साख का विस्तार, वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि, अपस्फीति अंतराल कम करना, ये सभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ चीप मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सटेंडेड क्रेडिट, इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी गैप, ऑल ऑफ दीज। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो साख का विस्तार करना भी होता है ताकि वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि हो और जिसकी वजह से जो अपस्फीति अंतराल है वो कम होगा। अपस्फीति अंतराल का मतलब ये होता है कि लोगों की जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे जिससे जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, तो अपस्फीति अंतराल है वो कम हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वाला स्टॉक चरवाह का उदाहरण है। तो संपत्ति, सीमेंट उत्पादन। हम जानते हैं कि जो संपत्ति है वो एग्जाम्पल होता है स्टॉक वेरिएबल का, जबकि जो उत्पादन है वो एक वेरिएबल है यानी कि प्रवाह फ्लो वेरिएबल होता है, प्रवाह चर होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा वेल्थ यानी कि संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 24, अवितरित लाभ का एक भाग है। अवितरित लाभ नाम से ही पता लग रहा है कि एक लाभ का भाग होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। MPC प्लस MPS इक्वल होते हैं 1 के। तो जो MPC प्लस MPS है यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है वो इक्वल 1 के होते हैं। तो जो आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एकत्रीकरण केवल समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। किसी फर्म का उत्पादन आगत समष्टि चर नहीं है, बिल्कुल सही है। जो किसी फर्म का जो उत्पादन है या आगत है वो मैक्रो इकोनॉमी में नहीं स्टडी की जाती बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। जबकि जो असरेशन है कि एकत्रीकरण यानी कि जो एग्रीगेशन है वो सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम सामूहिक जोड़ करते हैं यानी कि एग्रीगेशन करते हैं। तो जो ए है अभिकथन है वो गलत है जबकि जो कारण है वो सही है। तो जो इसका आंसर होगा सी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।